नमस्कार, डिबेट एट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के कई तरह के प्रश्न तो उठ सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब हम कहते हैं कुछ विषयों पर हमारा जो संविधान है वो मौन है, तो उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए। एक मामला आया था जो तमिलनाडु में गवर्नर विवाद को लेकर था। तमिलनाडु और गवर्नर को यह विवाद था तमिलनाडु सरकार के साथ, और फिर यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि गवर्नर को, राज्यपाल को फैसला लेना होगा। साथ ही उन्होंने जो राष्ट्रपति है उनके लिए भी फैसला लेने की समय सीमा तय कर दी कि 3 महीने के भीतर उनको भी फैसला लेना होगा। अनुच्छेद 142 का जिक्र जब हुआ तो उपराष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है। 142 को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। दरअसल अनुच्छेद 142 ये कहता है कि कुछ ऐसे अभूतपूर्व विषय हो सकते हैं जिन पर जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है वो पूर्ण न्याय ना कर पाए। ऐसे में 142 विशेष शक्तियां अदालत को दी गई हैं। अब अदालत के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग लिया है। इससे पहले बहुत सारे विषयों पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा जाता रहा है। कुछ में कोर्ट ने अपनी राय दी है, कुछ में कोर्ट ने अपनी राय नहीं दी। जैसे एसवाईएल के मुद्दे पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था, सलाह मांगी गई थी तो कोर्ट ने अपनी राय दी थी। कावेरी जल विवाद पर और राम जन्मभूमि मामले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था तो कोर्ट ने उस पर राय नहीं दी थी। लेकिन यह अपने आप में अभूतपूर्व है, अनूठा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले पर, जो फैसला यह कहता है कि राष्ट्रपति को भी 3 महीने में निर्णय लेना होगा, उस फैसले पर राष्ट्रपति ने ही मुख्य चीफ जस्टिस से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग लिया है। यह अपने आप में अनूठा है, यानी अब उन्होंने सवाल पूछे। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस पूरे विषय को समझने के लिए और ये 14 सवाल क्या हैं उन्हें जानने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने के निर्णय पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला 8 अप्रैल को सुनाया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत होने के साथ साथ संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था,
जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर लंबे समय तक जारी रहा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होती हैं। जांच से डरना नहीं चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, जब कार्यपालिका काम नहीं करेगा तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ, दुखी भी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि यदि कोई विधेयक लंबे समय तक राज्यपाल के पास लंबित है तो उसे मंजूरी प्राप्त माना जाए। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा है कि जब देश का संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसले लेने का विवेक अधिकार देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। स्पेशल डेस्क। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये विषय, क्योंकि जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना भी होगा कि आर्टिकल 142 क्या कहता है, 143 अनुच्छेद क्या है, 201 को लेकर जो भी बात हो रही है जिसको आधार बनाया गया है और एक फैसले को ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए लौटा दिया गया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया है, तो उस पर उसकी कानून की दृष्टि और आम लोगों को वो समझ आए, उसके लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस आदित्य मित्तल, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायिका का अंग, पूर्व में सांसद और मौजूदा विधायक भाजपा से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजनीतिक चश्मे से इसको देखने के लिए संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न जस्टिस आदित्य मित्तल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, जो एक आम आदमी, एक सामान्य जो मानव है वो समझना चाहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को समय सीमा में बांध सकता है? संविधान में इसको लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान है क्या, या फिर जिसका मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि कई अवसर पर संविधान मौन है, इसको उसी आधार पर देखा जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम श्री राष्ट्रपति जी को कोई निर्देश दिया है। वास्तविकता यह है, अगर आप 415 पेज का पूरा निर्णय पढ़ें और उसके पैराग्राफ 391 को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 22 सितंबर 1992 एंड डेटेड 4 फरवरी 2016, ये खुद भारत सरकार के ही ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि जो भी विधेयक राज्यों से प्राप्त होते हैं महामहिम श्री राष्ट्रपति के राय के लिए, उन पर 3 महीने के अंदर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। तो ये खुद भारत सरकार का निर्णय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो केवल इतना कहा है कि भारत सरकार की जो ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 1992 एंड 2016 हैं, उनका पालन किया जाए। तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसमें ग्रे एरिया होते हैं और उन्हीं ग्रे एरियाज को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से सुलझाया जाता है। तो इसमें भारत में जो भी हमारे कानून हैं, मैं बताना चाहूंगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को दी गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में अंतर्निहित शक्तियां न्याय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को दी गई हैं। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 142 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण न्याय करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं। तो जहां कानून किसी मुद्दे पर मौन होता है या किसी मुद्दे पर अस्पष्ट होता है,
उसमें अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय अपना विवेक प्रयोग करके अगर कोई निर्णय देते हैं तो वो कानून के ग्रे एरिया को पूर्ण करते हैं। वो कोई कानून नहीं बनाते हैं, वो ग्रे एरिया को पूर्ण करते हैं। तो पहली चीज तो ये स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम श्री राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया है, बल्कि केवल ये कहा है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। अब दूसरा मुद्दा आता है आर्टिकल 361 का, जिसको भी बार बार कहा जा रहा है। देखिए, आर्टिकल 361 को अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं होंगे, किसी कोर्ट के लिए जवाबदेह नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। तीसरी चीज, उनकी गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता। चौथी चीज, उनके खिलाफ कोई सिविल रिलीफ नहीं मांगी जा सकती। तो देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंसरेबल नहीं ठहराया है। ना तो महामहिम श्री राज्यपाल से कोई उत्तर मांगा है और न ही महामहिम श्री राष्ट्रपति से कोई उत्तर मांगा है। तो कानून की भाषा को कानून के दृष्टिकोण से पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 361 में कि आंसरेबल नहीं होंगे। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर, जो अनुच्छेद 200 और 201 है। अनुच्छेद 200 में केवल 3 परिस्थितियां दी गई हैं कि या तो महामहिम श्री राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति देंगे, दूसरा है कि उसको संबंधित सदन को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, तीसरा यह है कि वो उस विधेयक को महामहिम श्री राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो उस विधेयक को अपने पास रोक करके रखेंगे। तो इन 3 कामों में से महामहिम श्री राज्यपाल को वो काम करने हैं, और उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है एज सून एज पॉसिबल। इसी एज सून एज पॉसिबल शब्द को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है कि ऐसे मामलों में हम 3 महीने की समयावधि एज सून एज पॉसिबल निर्धारित करते हैं, और 3 महीने के अंदर इस पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। और अगर 3 महीने के अंदर निर्णय नहीं लेता है कोई राज्यपाल, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। तो देखिए, जो भी प्रश्न महामहिम श्री राष्ट्रपति जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किए हैं, पहली चीज तो ये कि वो 2 जजेस की पीठ द्वारा उनको तय कर दिया गया है। हो सकता है कि अब ये मामला संविधान पीठ को जाए, 5 जजेस या 7 जजेस या 9 जजेस की पीठ को जाए और इसमें विस्तृत चर्चा हो। तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जनता के दिमाग से भी निकलवा दीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम श्री राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दिया है। कोई निर्देश नहीं दिया। केवल भारत सरकार के जो ऑफिस मेमोरेंडम है 1992 के, बहुत पुराने ऑफिस मेमोरेंडम है, और 2016 के। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की होगी। और मैं तो कहता हूं कि कितना ही एक्सपर्ट कोई ड्राफ्टमैन हो, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टमैन हर चीज को परसीव नहीं कर सकता है। वो ऐसी परिस्थिति को भी परसीव नहीं कर सकता है जो आजकल हो रही है। तो चूंकि सामान्य सी बात है कि ये केवल उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां भाजपा शासित प्रदेश नहीं है और राज्यपाल भाजपा के द्वारा अपॉइंटेड हैं, उन्हीं राज्यों में हो रही है और किसी राज्य में नहीं हो रही है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना नहीं की थी, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आगे आना पड़ा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि इसमें संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अगर संवैधानिक आपसे पूछूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जस्टिस आदित्य मित्तल, आपने कहा कि ये भ्रांति नहीं जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई निर्देश दिया है। देश के उपराष्ट्रपति जो कानून के जानकार भी हैं, उन्होंने तुरंत अगले दिन ही कहा कि 142 का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, अदालत ने कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे दिए। और यह भी अपने आप में अनूठा है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया है कि क्या राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधा जा सकता है, जिसे आपने कहा एज सून एज पॉसिबल को कोर्ट ने डिफाइन कर दिया। लेकिन यही तो सवाल पूछा गया है कि क्या समय सीमा में बांधा जा सकता है, क्योंकि संविधान ने तो समय तय नहीं किया। महामहिम संविधान ने यह भी नहीं कहा कि आप उसे अनिश्चित काल तक अपने पास रोके रखें।
आपको कोई निर्णय लेना है, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपको निर्णय तत्काल लेना चाहिए, समय सीमा के अंदर लेना चाहिए। और अगर कोई समय सीमा नहीं है तो मैंने जैसे अपनी पहली ही बात में कहा था कि जो कानून के ग्रे एरिया होते हैं उनको इंटरप्रिटेशन के माध्यम से न्यायालय सुलझाते हैं। ग्रे एरिया होते हैं, हर कानून में होते हैं। मैं आपसे एक और उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया हुआ है। अब उस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कहां कितना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया है कि आपको अगर कोई वीजा नहीं दे रहा है तो भी आपकी लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व होती है, कोई आपको खाना नहीं दे रहा है, कोई आपका न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं भारत के संविधान ने, परंतु इन शब्दों को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बृहद कर दिया है और यही न्यायालयों का कार्य है। जी, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के पास चलते हैं। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, प्रश्न ये है कि जब ये कहा जाता है कि जब संविधान बना था तब ये कल्पना नहीं की थी कि जो राज्यपाल हैं इस तरीके से जो बिल हैं, जो कानून बन रहे हैं, उन्हें रोक लेंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनका होना जरूरी है। कई बार राज्य अपने स्तर पर ही कोई कानून बनाकर जब भेज देते हैं तो 2-2 सीआरपीसी नहीं चल सकती भाई, वो कहीं ऐसा ना हो केंद्र के कानून के जैसा कुछ हो जाए। इस बीच में ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह की टिप्पणी की कि 142 का इस्तेमाल हो रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या शक्ति संतुलन को लेकर के कहीं कोई पसोपेश की स्थिति मौजूदा समय में, मौजूदा दौर में बन गई है? देखिए, इसकी भूमिका बहुत समय पहले से बन रही है और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के निर्णय पिछले कई सालों में लिए, उसने जनमानस में एक अविश्वास पैदा किया, एक प्रश्न पैदा किया कि आप देखिए, सारे रोहिंग्या को लेकर के जब विषय आया तो रोहिंग्या को उन्होंने कहा कि जो भी झुग्गी झोपड़ियां उनको नहीं तोड़ा जाए, इनको बाहर ना निकाला जाए, इनके बच्चों को सुविधाएं दी जाए, इनको स्कूल दिया जाए, इनको अस्पताल दिया जाए। अरे भाई, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट हैं कि रोहिंग्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, और वो सर्वमान्य है, वो माननीय है। उसको लेकर हम किसी भी तरह टिप्पणी करते समय थोड़ा हमें ध्यान तो रखना ही होगा। नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो मैं जनमानस का प्रतिनिधि हूं और जो जनता में चलता है वही आपके सामने रखूंगा। भाई, जलीकुट्टी का विषय आया, एक सालों से परंपरा चली आई कि वहां के जो पशुधन है उसको शक्तिशाली बनाए रखने के लिए एक प्रतियोगिता होती रही है, उसको साल में एक बार दौड़ाते हैं, पूरे साल लोग अपने बैलों को तैयार करते हैं, फिर उनको जो है प्रतियोगिता में लाते हैं। वो वहां का कल्चर है, उसको रोकने का काम किया। आप देखिए कि जो कम्युनिस्ट नेत्री है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री पे प्रश्न उठाया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और उनको देखिए, 1 मिनट में माफी चाह रहा हूं, बीच में रोकता नहीं हूं मैं, लेकिन एक बात सुनिएगा मेरी। देश के सर्वोच्च न्यायालय पर हम इस तरह का अविश्वास नहीं जता सकते। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कहता है कि राफेल डील जो है वो बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कहता है, जन्मभूमि विवाद का निपटारा करता है, तो आपकी जनमानस की आकांक्षाओं के अनुसार करता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सिर्फ जो आपको पसंद आए वही ठीक होंगे, ऐसा नहीं। मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न यह है कि उपराष्ट्रपति ने जो कहा कि भाई राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते, अभी आदित्य जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिफाइन किया है, उसकी एक समय सीमा है। और अगर 2020-21 के पास किए गए बिल, एक सदन में 2020-21 के पास किए गए बिल अभी तक भी अगर गवर्नर से वो क्या पास होकर आगे नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको अदालत की शरण में आना पड़ा। और गवर्नर के मसले तो पहले भी अदालत में जाते रहे हैं, आज भी जाते रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले राजीव गांधी की सरकार में भी पलटे गए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी आप लोगों ने पलटे हैं लाकर, वो एक अलग विषय हो सकता है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या शक्ति संतुलन को लेकर के, क्योंकि प्रेजेंशियल रेफरेंस मांग लिया गया है, भाई सरकार ने ही तो मांगा है ना, तो क्या अब आप दोबारा से उन शक्तियों को जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं उनको डिफाइन करवाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक अति आती है तो उसके बाद
को सुधारने के लिए प्रयास भी होते हैं। आप जो 10 विधेयक हैं जिन पर प्रश्न है कि वो रोके रखे हैं बहुत समय तक, वैसे 12 विधेयक है। अब 10 विधेयक में उनका स्वरूप क्या है जरा आप देखेंगे। और तमिलनाडु की जो वर्तमान सरकार है, किस प्रकार अलगाववादी सोच रखने वाली सरकार है। आप देखिए कि वो कह रहे कि भाई राज्यपाल को ही भूमिका खत्म कीजिए, आप यूजीसी की भूमिका खत्म कीजिए, आप नीट की एग्जाम खत्म कीजिए, आप जो राज्यपाल अपॉइंटमेंट करते हैं कुलपतियों को, ये भी हटाइए, राज्य शासन स्वयं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपको बूटा सिंह बतौर राज्यपाल पसंद नहीं आए थे, उनके फैसले आपको पसंद नहीं आए थे। मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा, एक बार आदित्य मित्तल जी को इसमें ऐड करना चाह रहे, फिर आता हूं आपके पास। जी आदित्य जी। जी, मेरा ये कहना है कि हमारे माननीय सांसद जो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, तो मेरा अनुरोध ये है कि कानून बनने के बाद उनकी संवैधानिकता को देखने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। वो कानून तो बनने दीजिए पहले। ये निर्णय आप करेंगे या न्यायालय करेगा कि कौन सी सरकार अलगाववादी है और कौन सी सरकार जनहितकारी है? तो वो कानून बनने दीजिए। कानून बनने के बाद उसकी संवैधानिकता को आप चुनौती देने का पूरा अधिकार है। आप उसको चुनौती दीजिए और उसकी जो भी संवैधानिकता है वो न्यायालय में देखी जाएगी। ठीक, अब मैं आता हूं प्रताप भानु शर्मा जी के पास। प्रताप भानु शर्मा जी, अभी आप सुन रहे थे, मैं तो मौजूदा जो परिस्थिति है उस प्रश्न को दोबारा दोहरा देता हूं। चिंतामणि मालवीय जी ऐसा कहना चाह रहे हैं, मैं जरा उन शब्दों को थोड़ा और, क्योंकि ये अदालत के संबंधी मामला है, वो कहना चाह रहे हैं कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। उनके शब्दों का भाव ये है। और जब उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दिए जा रहे हैं, तो शक्ति संतुलन को लेकर बहस के नए दौर में हम आ गए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ये, पर अभी जो राष्ट्रपति जी ने रेफर किया है कुछ 14 पॉइंटों का एक मुद्दा, इससे एक टकराहट की आहट तो मिलती है। और जैसा जस्टिस मित्तल जी ने कहा कि किसी भी तरह से इंटरप्रिटेशन करने का कोई भी साइलेंट फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं अपने विवेक से डिसीजन करने वाली बात है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। और यदि कोई बिल पास होकर किसी भी स्टेट में कानून बनता है या लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर कानून बनता है, तो उसकी संवैधानिक समीक्षा करने का भी अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो यदि किसी इनको ये पत्र लिखने के पहले पुराने डायरेक्टिव्स जो भारत सरकार के हैं, जिनका जिक्र जस्टिस मित्तल जी ने करा, जो नोटिफिकेशंस हैं, उनको स्टडी करना चाहिए था। ये कन्फ्रंटेशन की और एक अनावश्यक विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हमारे देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति जी बिल्कुल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का संरक्षक है, देश की जनता की आवाज है, देश के पूरा न्याय दिलवाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट, संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है, तो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और सर्वोच्चता बनाए रखना चाहिए, ऐसा मैं स्वयं भी मानता हूं। ये पब्लिसिटी करने का स्टंट क्यों बनाया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने या राष्ट्रपति के कार्यालय ने? इन्हें यदि कोई कम्युनिकेशन देना था तो चीफ जस्टिस को लिखते, उनसे स्पष्टीकरण मांगते, वो फिर संवैधानिक बेंच में अपने मैटर को डिस्कशन करते। पर इसी तरह से वो उपराष्ट्रपति जी टिप्पणी कर देते हैं, इसी तरह से राष्ट्रपति भी। मुझे लगता है ये सब चीजें एक राजनीतिक विवाद के रूप में उभरती जा रही है, जो नहीं होना। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने एक ठीक मार्ग, मतलब ये मार्ग ऐसा चुना, क्योंकि देखिए एक शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया था, एक वो एट्रोसिटी के मामले में इस मौजूदा सरकार ने क्या कहते हैं जो फैसला था वो पलट दिया था। ये फैसला भी पलट सकते थे, लेकिन उसके इतर जाकर सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया कि बताइए भाई इसमें इसको जरा और डिफाइन कर दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब सरकार उस एक्ट तक तो नहीं गई ना कि ठीक है एक फैसला आया है और बतौर उपराष्ट्रपति उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जी निर्देश दिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार फैसला पलट सकती थी, तो सरकार के पास वो सरकार है, लेकिन सरकार ने राष्ट्रपति कार्यालय के माध्यम से यही तो पता करने की कोशिश की है कि इसको और डिफाइन कर दीजिए कि क्या समय सीमा में बांधा जा सकता है। देखिए, तो टकराहट पैदा करने का प्रयास है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया सर्वोपरि है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जनता जनार्दन को सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है। और यदि किसी से राय सम्मत नहीं थी राष्ट्रपति कार्यालय की या सरकार की, तो जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें लाकर, जैसा आप स्वयं भी कह रहे हैं, संशोधन किया जा सकता था। पर यदि कोई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं कि यदि आप एक्सटेंड दे रहे हैं किसी बिल का तो तत्काल दे दीजिए, यदि उसको होल्ड करके रखना है तो टेम्परेरीली आप उसे होल्ड, टेम्परेरीली माने 2 महीने, 6 महीने, 2 साल नहीं होता है, 15 दिन, महीने भर रख दीजिए। और यदि इसके बाद भी कोई आपत्ति है उसमें, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, गवर्नर को यह अधिकार है कि वापस उस सरकार को भेज दे, गवर्नर राज्य सरकार को भेज दे, और अपने पास अनिश्चित समय तक रखने का कोई अधिकार संविधान उनको नहीं देता, हमारा संविधान। तो इस तरह से इनकी भी जो मनमानी हो रही थी या राजनीतिक नजरिए से इनके दबाव में ये अपनी प्रक्रिया कर रहे थे, 2-2 साल, 3-3 साल तक दबा के रख रहे हैं। हमारा संविधान ने जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है और जो हमारी विधायिका है, सबके अधिकार डिफाइन किए हैं। उनके अंतर्गत या उस गाइडलाइंस में ही काम होना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, एक बार संदीप चौधरी के पास चलते हैं, फिर उसके बाद और विषय को समझेंगे। संदीप, मुझे बताएं, इसे राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के ओर से जो ये अब वहां से एक निर्देश आया, यहां से प्रेजेंशियल रेफरेंस मांगा गया, उस आधार पर देखा जाए या इसको नीचे वाले पायदान पर राज्य बनाम केंद्र के संबंध के आधार पर देखना चाहिए इस विषय को? देखिए वरुण जी, मैं तो उसको राज्य बनाम केंद्र के रूप में देखता हूं। इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति भी है। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों का जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत अपर लेवल का है। मैं राज्यपाल के साथ रहा हूं, मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक का सलाहकार था, और आपको याद होगा केंद्र के बीच में और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच में काफी टेंशन का माहौल था, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल ये इस तरीके का है कि राज्यपाल के खिलाफ आप कोई केस भी दर्ज नहीं करा सकते, कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते आप उनके खिलाफ, आप केवल उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। इसी तरीके से बात आ जाती है राष्ट्रपति की। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को चैलेंज नहीं कर सकता 3 महीने में। आप ये देखिए, राम मंदिर का निर्णय कितने टाइम में आया? क्या हमारे जो कोर्ट हैं, कोर्ट से कोई डिसीजन हमारा या कोई फैसले 3 महीने में हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। कई बार इस तरीके की फाइलें भी सरकारों के पास आती है या उनके एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि ठीक है ये मामला आया है, इसको आप होल्ड करके रखिए, अभी सही समय नहीं है, हो सकता है सही समय आने पे फैसला ले या उसको होल्ड पर ही डाल दिया जाए। तो कई चीजें हैं। और ये भी आप देखिए, राजनीति की ये भी इसमें एक हिस्सा है राजनीति का, कि जहां बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के राज्यपाल हैं, वहां इस तरीके की समस्याएं नहीं है। ये राजनीतिक टकराव है कहीं ना कहीं राज्यपालों के बीच में और जो दूसरे दलों की सरकार है उनके बीच में, तब ये चीजें खड़ी होती हैं। और मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये आदेश दे सकता है कि आप इसको 3 महीने में कर दीजिए, या किस तरीके की चीजें, इसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये टकराव वाली स्थिति है, स्पष्टीकरण आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं वरुण भाई, हमने कई बार एक चीज देखी है कि जब केंद्र सरकार को या टॉप नेतृत्व को ये लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है या ये कानून ठीक नहीं है, तो वो विधेयक ला करके संसद भवन में कानून बनाए भी हैं और ऐसे कानूनों को हटाया भी गया है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी आगे आगे किस तरीके से किस करवट बैठती है। ठीक है, अब इसमें जो भी प्रश्न उठे हैं उस पर एक बार मित्तल साहब से कुछ और मुझे चीजें समझनी है। मित्तल साहब, आपने देखा कि राजनेताओं का अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात करते हैं, लेकिन मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि अभी कि भाई राष्ट्रपति इस देश के सर्वोच्च हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है, वो अपनी बात रख रहा है, लेकिन अब जो प्रश्न पूछे गए हैं ये ज्यादा सहज स्थिति है या अभूतपूर्व स्थिति है? शायद और शानदार और अच्छे तरीके से व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए, ये कोई अभूतपूर्व स्थिति नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि ये रेफरेंस पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है। विषय जरूर है कि ये पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है, परंतु बहुत से मामलों में, अनगिनत मामलों में महामहिम श्री राष्ट्रपति ने
माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रेफरेंस भेज करके उनकी सलाह मांगी है और इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है, परंतु जैसा कि सभी जानते हैं वो नियुक्ति राजनीतिक होती है। और ये भी स्पष्ट है कि महामहिम श्री राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो श्री राष्ट्रपति के प्लेजर पर होता है, मतलब कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का आपको मालूम ही है कि जो भी महामहिम श्री राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं वो केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर लेते हैं और केंद्र सरकार की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जी महामहिम श्री राज्यपालों की नियुक्ति करती हैं। और राज्यपाल का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बल्कि वो श्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। तो ये स्थिति जब आई है, जबकि हमारे देश में एक चलन चल गया है, चाहे जो भी सरकार रही हो, मैं किसी सरकार विशेष को नहीं कह रहा हूं, परंतु ये चलन चल गया है कि जो भी एक राजनीतिक व्यक्ति है उसको एक इनाम देने के तौर पर उनको राज्यपाल बना दिया जाता है, उनकी सेवाओं को देखते हुए, पार्टी के हित को देखते हुए। परंतु यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाता है तब वो निष्पक्ष होकर के उनको कार्य करना चाहिए। उनकी जो राजनीतिक जो निहितार्थ हैं उनको अलग रख देना चाहिए, उनको निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में। बस मेरा निवेदन इतना ही है। मेरा इसमें एक प्रश्न और आपसे है, जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी व्याख्या इधर हम भी आपसे थोड़ा और समझ लें, जब ये आर्टिकल 142 की बात हो रही है, पूर्ण न्याय की अवधारणा के तहत आर्टिकल 142 है, लेकिन क्या ये 142 जो है ये राष्ट्रपति की सीमाओं के भी पार जाएगा? देखिए, न्याय के हित में जो भी करना जरूरी होगा वो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किया जा सकता है। और जहां तक महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के अधिकार हैं, संसद के अधिकार हैं, गवर्नर साहब के अधिकार हैं, वो सब हमारे संविधान में परिभाषित हैं, उनमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है। यहाँ हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो हमारे 3 स्तंभ हैं उन तीनों के अंतर्गत डिवीजन ऑफ पावर्स स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कौन सा कार्य किसका है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि किसी कानून में अगर कोई ग्रे एरिया है तो उस ग्रे एरिया को स्पष्ट करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया गया है। तो मैं तो कहता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार इस निर्णय से खुश नहीं है तो वो संविधान में संशोधन ला करके कह सकती है कि शब्द एज सून एज पॉसिबल का तात्पर्य 3 महीने नहीं माना जाएगा, या आप कह दीजिए 1 साल माना जाएगा, या 2 साल माना जाएगा, या 10 साल माना जाएगा, या 20 साल माना जाएगा। आपके पास शक्ति है, आप कानून में संशोधन कर सकते हैं, पर करिए तो सही मान्यवर, करने का साहस तो संविधान निर्माताओं ने एज सून एज पॉसिबल, यथासंभव शीघ्र। तो यथासंभव शीघ्र का तात्पर्य तो जैसा हमारे प्रताप शर्मा जी ने कहा कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, पर इसका मतलब एज सून एज पॉसिबल का मतलब साल भर नहीं होता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक तुलना की जाती है कि न्यायालयों में मुकदमे इतने दिन लंबित रहते हैं तो न्यायालय उन पर निर्णय क्यों नहीं लेता है। मान्यवर, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसकी तुलना न्यायालय में लंबित मुकदमे से नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायालय में जो भी लंबित मुकदमा है उसमें सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। हमारे यहाँ कानून में सिद्धांत है ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम, यानी एवरी पर्सन मस्ट बी हर्ड ऑन एवरी पॉइंट। तो जब कानून में ये व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को सुना जाना है और न्याय करना है, तो हम उस प्रक्रिया को महामहिम श्री राष्ट्रपति के विधेयक पर सहमति देने से या महामहिम श्री राज्यपाल के विधेयक पर सहमति न देने से उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। ये तुलना उचित नहीं है। ठीक, ये तुलना आप कह रहे हैं उचित नहीं है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, आज जिस परिस्थिति में हम ये चर्चा कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे कैसे हम?
क्या राज्यपालों द्वारा विधेयक रोकने की परंपरा लोकतंत्र की जो मूल स्वरूप है उसके खिलाफ है क्या? मेरे को एक तो ये बताएं। दूसरा, तमिलनाडु का मामला है, हमने पंजाब का मामला भी देखा था। इन सरकारों को अदालत जाना पड़ा है ये कहकर कि भाई उनके बनाए गए कानून जो हैं वो राज्यपाल रोक रहे हैं। एक राज्य की जनता ने जिन्हें चुना, उन्होंने कानून बनाया। कानून बनने के बाद अगर उसमें कोई कमी है और वो संविधान के पैरामीटर में खरा नहीं उतर रहा है तो उसके लिए अदालतें हैं ये देखने के लिए कि ये कानून ठीक बना है या नहीं है। लेकिन उनको रोके जाने की का जो भाव है उसने ही आज इस स्थिति पर पहुंचाया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एज सून एज पॉसिबल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। सबसे पहले तो मैं माननीय मित्तल साहब ने जो कहा है कि भाई अगर कोई नागवार लगता है, कोई अप्रिय निर्णय है या ऐसा है कि वो सार्वजनिक हित में नहीं है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, उसको निरस्त कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन यहां तो आप देखिए सुप्रीमेसी कहां पहुंच गई कि भाई तो हमारे 544 जो हमारे तमाम सांसद है वो कानून बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, डिबेट होती है, बहस होती है, और अगर धारा 370 हटाई जाती है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। अगर और कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी सुनवाई, पहले वक्फ का निर्णय हुआ तो सुनवाई कोर्ट में हो रही है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट जो है वो संसद से भी सुप्रीम हो गई है और ये लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है। अब जैसा कि माननीय मित्तल जी ने कहा कि भाई अगर इन्होंने कोई निर्णय गलत ले लिया, आप जो है अपने संसद में उसको बदल दो, फिर जब बदल देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, फिर आप बदल दो, तो यही खेल चलता रहेगा। ये वास्तव में तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस विषय में अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को तब तक नैतिक अधिकार मेरी दृष्टि में नहीं बनता जब तक कि कॉलेजियम पद्धति है। भाई कॉलेजियम पद्धति में उसका चाचा उसके भतीजे को अपॉइंट कर रहा है, फिर उसका भतीजा दूसरों के भतीजे को अपॉइंट कर रहा है। ये अगर क्रम आप देखेंगे तो उस पूरी प्रक्रिया को अभी डाला है कोर्ट ने, ओपन किया है, और 370 में तो फैसला आपके पक्ष में ही आया भाई। परिवार के लोगों को ही अपॉइंट करते चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से बना करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बना देंगे। ये किस तरह भानु जी के पास जाऊं, लेकिन मित्तल साहब को कुछ उसमें वो ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे संविधान में उल्लिखित है हर नागरिक को उसको पालन करने का पूरा उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात ये यहां बता देना चाहता हूं माननीय सांसद जी को कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा संविधान में संशोधन किया है कि जो कानून संविधान के अनुसूची 9 में रखे गए, शेड्यूल 9, उसमें जो कानून रखे गए हैं उन कानूनों को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने की और शेड्यूल 9 में उन्होंने बहुत से कानूनों को रखा, परंतु उसके बारे में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इसका हम संवैधानिकता तो नहीं देख सकते, परंतु जुडिशियल रिव्यू उसका हम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि 544 सांसद अगर किसी कानून को बनाते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट के 1 या 2 न्यायाधीश उसको गलत नहीं ठहरा सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूं। 544 शब्द अलग है, शब्द संसद और सर्वोच्च न्यायालय, संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखती है। धन्यवाद। ठीक है प्रताप भानु जी, अब एक प्रश्न यहां पर यह आता है कि कानून जो बनते हैं वो अदालत की कसौटी पर तो कसे जा सकते हैं। अगर राज्य विधानसभा ने या देश की संसद ने कोई कानून बनाया और जिनको असहमति है, कोर्ट ऐसा तो है नहीं कोई कानून बना और स्वतः संज्ञान लेके कोर्ट ने कह दिया, हालांकि वो ले सकता है कि बताइए क्या है, कोई उसके लिए कोर्ट में गया कि इस मामले को सुनिए, इसमें हमें आपत्ति है, कोर्ट ने सुना। अब चाहे वो राफेल डील का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो वक्फ का मामला हो, कुछ में कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कहा कि सरकार ने ठीक किया, कुछ में उन्होंने कहा कि इसमें गुंजाइश है, फिलहाल उनमें सुनवाई चल रही है। क्या जो कानून बना दिए गए राज्य द्वारा और देश के सदन द्वारा, उन्हें
आगे किसी कसौटी पर, खासकर अदालत में कसने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए? जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि राजनीतिक निहित स्वार्थ से भी कानून और नियम बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 काले कानून संसद में बने थे किसानों के खिलाफ मनमाने तरीके से, बगैर बहस किए हुए, बगैर डिबेट के पास कर दिए गए। और यदि उसमें हमारे किसान वहां गए और उन्होंने आपत्ति ली और प्रदर्शन की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, और जब उनकी सुनवाई हुई तो संसद को और भारत की सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा और उन सभी तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उन कानूनों को मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, इसलिए यदि कोई ऐसी बात आती है जिसमें, जैसे वक्फ का कानून है, अब उसमें यदि संविधान विशेषज्ञ या विद्वान वकील लोग या उस समुदाय के लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है या उसमें हस्तक्षेप हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अधिकार है। उनकी बात में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये बात तो सही है, मनमाने तरीके से अपने हिसाब से धाराएं नहीं जोड़ी जा सकती हैं। यदि हम संविधान की शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, यदि हम संविधान की शपथ लेते हैं भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए, यदि हम संविधान की शपथ लेते हैं सांसद और विधायक बनने के लिए, तो उसका आदर करने का भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए अपील तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी बरकरार रहना चाहिए, और उसमें है रिव्यू करने का है प्रावधान है। यदि कोई एक बेंच के डिसीजन से आप नहीं है तो आप उसमें रिव्यू में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। बहुत सारे प्रावधान है और उनका अनुसरण करना चाहिए। और ये फालतू के टकराहट या एक दूसरे को नीचे दिखाने की या क्वेरी निकालने की बात तो होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को गंभीरता से काम करना चाहिए। और हमारा हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है राष्ट्रपति, उन्हें तो इन मुद्दों से दूर रहना चाहिए, और संविधान के कस्टोडियन है वो। इसलिए संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दी है, निर्देश पहली बार ही मिले होंगे, समय सीमा तो उनको भी पहली बार ही तय की गई होगी। अरे जैसा इन्होंने मित्तल साहब ने कहा, सीमा क्या होती है? 3 महीने यदि एज सून एज पॉसिबल टेम्परेरीली यदि रिटेन कर सकता है गवर्नर या राष्ट्रपति, तो उसका मतलब 6 महीने, 2 साल, 3 साल नहीं होता है वरुण जी। इसलिए यदि एक टाइम फ्रेम में एक अच्छा, हाँ, मतलब एज सून एज पॉसिबल को डिफाइन कर दिया है कोर्ट ने, किया है, उन्होंने डिफाइन किया है। और इंटरप्रिटेशन का करने का अधिकार संविधान हमारे सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है। चिंतामणि मालवीय जी कुछ कहना चाह रहे थे, हालांकि वो मेरे उस प्रश्न को टाल गए जो मैं पूछ रहा था कि जो कानून बनते हैं वो गवर्नर कब तक रोक सकते हैं। कई राज्य सरकारों को अदालत जाना पड़ा, तब जाके ये परिस्थिति आई कि अदालत को ये कहना पड़ा, इतनी डिटेल में जाके निर्देश देने पड़े सबको। सबसे पहले तो मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहला तो ये कि माननीय प्रताप भानु जी को ये कहने का अधिकार ही नहीं, नैतिक अधिकार नहीं है कि संविधान की रक्षा हो रही है। जिन्होंने आपातकाल लगाया हो वो तो बोल ही नहीं सकते। और उसके बाद भी जिस आपातकाल में जब संसद ही भंग हो गई थी सन 1976 में, तब जो प्रियम्बल है उसमें जो है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये डालने का काम जो है ये इन्होंने किया। कोई संसद की सहमति नहीं ली, किसी का कुछ नहीं किया। आपने तो संविधान के साथ, प्रियम्बल के साथ खिलवाड़ कर दिया, और फिर आप लेक्चर दो प्रताप भानु जी, तो वो थोड़ा उचित नहीं लगता। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई क्या राज्यपाल रोक सकता है, तो मेरा जो मत है एक आम आदमी का, वो ये है कि हमारे संविधान सभा में आप संविधान सभा में जो डिबेट हुई और हमारे विद्वान सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने अगर कोई समय सीमा नहीं दी तो वो जानते होंगे कि कभी राज्य और केंद्र में या किसी नैतिक मुद्दे पर इस तरह की टकराहट हो सकती है कि उसको रोका जाना चाहिए। इसलिए उसमें कोई उन्होंने डिफाइन नहीं किया। हमें उनकी विद्वता पर, उनकी जो दूरदर्शिता है उस पर विश्वास रखना चाहिए। और उन्हें अंदाजा नहीं होगा ना कि बाद में, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस की भी हो ना, मैं तो बूटा सिंह का उदाहरण दे तो रहा हूं जिसके खिलाफ गए थे आप लोग अदालत, जो बिहार में हुआ था, एक उत्तर प्रदेश में भी ऐसी मामला आया था। तो उस समय उन्होंने सोचा नहीं था ना कि जब राज्यपाल जो हैं वो किस भावना से कार्य करेंगे, या फिर भावना तो ठीक दिखाई जा रही है लेकिन वो कैसे काम करेंगे।
राज्यपाल, आप राज्यपाल की बात कर लीजिए, आप विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तराखंड तक कितने मामले अदालत में जाते रहे हैं। उन्होंने जब सोचा था उसमें और अब में तो बहुत पानी बह गया ना मालवीय जी। लेकिन फिर भी यदि उन्होंने राज्यपाल को इतने अधिकार दिए कि वो किसी विधेयक को रख ले और केंद्र सरकार और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं ये विधेयक जनहित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, और इसलिए लिमिटलेस टाइम तक उसको रखें, जब अनुकूल परिस्थितियां होगी और बहुत आवश्यक होगा वापस भेजिए ना, वापस भेजने का प्रावधान है उसमें, तो वापस भेजा जाए सरकार को, वापस विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा को भेजा जाए, रख के बैठने का अधिकार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नैतिक कारणों से और बहुत उचित कारणों से राज्य और राष्ट्र हित में वो विधेयक रोके गए, ऐसे अन्यथा रोक दिए हो 10 विधेयक, ऐसा नहीं, वो विवादित रहे होंगे और वो राज्य के हित में भी नहीं है, राष्ट्र के हित में भी नहीं है, इसलिए रोके गए। इसलिए उसकी गुणवत्ता पर, उसके जो वहां उसका उचित अनुचित पर विचार करके उस पर डिबेट होना चाहिए कि वो आखिरकार विधेयक क्या है। आप देखिए, आप सांसद विधायक, मतलब आप तो उन पदों पर रहे हैं, उसमें जो अनुचित है वो बता दिया जाए कि ये अनुचित है जी, वापस लीजिए, इसे ठीक कर लीजिए। बिल्कुल सही है बात आपकी। आप अपने पास ही रख लेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा मूल प्रश्न ये है, आज जो परिस्थिति बनी कि देश की सर्वोच्च अदालत को यह तय करना पड़ा, समय सीमा तय करनी पड़ी, यह परिस्थिति आई क्यों? उसमें जो आपत्ति है उस आपत्ति को रेज कीजिए, ऑब्जेक्शन को रेज कीजिए और वापस कर दीजिए। नहीं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, लेकिन जब एक अति होती है, जब राज्य सरकारें एक अलग राष्ट्र की तरह व्यवहार करने लगे, आप देखिए कि बंगाल में भी जब केंद्र सरकार ने कहा कि भाई बीएसएफ की जो सीमा है कार्रवाई की 50 किलोमीटर होगी, तो पंजाब सरकार और बंगाल सरकार ने विरोध किया। अब अगर इसको जो सामान्य जन है देश का वो यही कहेगा कि 50 किलोमीटर क्या, अगर किसी घुसपैठियों को पकड़ने 100 किलोमीटर में आना पड़ा तो फिर बीएसएफ को अधिकार होगा, क्योंकि बाकी लोग तो इसी तरह विचार करेंगे। इसलिए नैतिकता की कसौटी पर कसना चाहिए किसी विषय को, क्योंकि न्याय भी आखिरकार नैतिकता का आलंबन करता है, नैतिकता के पीछे चलता है। तो नैतिकता न्याय से भी बड़ा है, और ये जितनी भी चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रहित और नैतिकता इन दोनों विषयों पर ही बात करना चाहिए। ठीक है, संदीप चौधरी जी, मुझे एक बात बताएं, ये हालांकि इससे पहले तो नहीं कई बहुत देखा इसके बारे में, न्यायपालिका जो है वो राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुकी है, बन रही है, बननी चाहिए या नहीं चाहिए ये एक विषय हो सकता है। दूसरा, केंद्र बनाम राज्य के जो मसले हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ रहे हैं तो अदालत ने कह दिया कि भाई ठीक है एक टाइम तक, तो उसके बाद सरकार को फिर भी, जैसे चिंतामणि जी कह रहे हैं कि जी वो जनहितैषी नहीं हो सकते, जन विरुद्ध हो सकते हैं, तो फिर जैसा आदित्य मित्तल साहब कह रहे थे कि ले आइए कोई संशोधन कर दीजिए ताकि इस तरह के विवाद का निपटारा हो जाए। मजबूत सरकार है केंद्र में भाई। देखिए वरुण जी, इसकी हमें जड़ों में जाना पड़ेगा समझने के लिए। इसमें जो असली समझने वाली चीज है वो ये है, जो हमारी जुडिशरी है वो अलग तरीके से आती है, वो पढ़ लिख के अपने जुडिशरी के पेपर निकाल के जज बनते हैं, और जो हमारे राज्यपाल बनते हैं वो एक तरीके से पॉलिटिशियन है। जो हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, एक आधा उदाहरण आप छोड़ दीजिए कलाम साहब जैसा, वो ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियन बनते हैं। और अब आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे जो राज्यपाल और राष्ट्रपति बनते रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित रहे हैं, और जब आदमी अपनी पूरी जिंदगी किसी पार्टी में लगा के आता है, वो पार्टी उसको फिर एक तरीके से ये इनाम दिए जाते हैं कि आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है या आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है जिसकी रगों में वो पार्टी है, वो विचारधारा है, जो उस नेतृत्व ने जिसने उसको बनाया है, जो कि वो देखिए वो भी वोट लेके बनाए, उसके खिलाफ भी कुछ पार्टी बनाम राज्य रह जाता है ना भाई, उनके पास तो वो तो सलाह पे काम करते हैं ना, की वफादारी निभाते हैं। जो हमारे साथी कह रहे थे कि उन पदों पर जाने के बाद वो कॉमन हो जाए, उन्हें अपने पार्टी से या अपने उससे कोई लगाव न रहे, या वो दूसरी पार्टियों का गुणगान करने लगे, इतनी मुझे लगता है इतनी फेयरनेस, इतनी साफ सुथरी छवि ये हमारे देश में तो नहीं है, हमारे देश के लोगों में नहीं है। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक क्षेत्रीय दल रहेंगे और वहां पर एक केंद्र सरकार अपने राज्यपाल बैठाती रहेगी। तो इस तरीके की चीजें हमें लगातार देखने को मिलेगी। तो एक सिस्टम है कि राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल जरूरी नहीं है कि राजनेता ही बनते हों, अब तो रिटायर्ड जस्टिस भी राज्यपाल बनते हैं, रिटायर्ड आर्मी चीफ भी राज्यपाल बनते हैं,
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो राजनेता नहीं रहे हैं, जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो भी राज्यपाल बनते हैं। ये तो गुलदस्ते में अलग अलग तरह के रंग हैं। जस्टिस आदित्य मित्तल जी, मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगा। आपने देख लिया, मैं कह रहा था कि न्यायपालिका पर राजनीतिक विमर्श हो रहा है आजकल। अब ये इसे गलत कहा जाए, इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए, या फिर एक लोकतंत्र में इस तरह से भी चर्चा होनी चाहिए ये कहा जाए, क्या नए सिरे से व्याख्या की जरूरत है संविधान में? ये जो फैसला था जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र बनाम राज्य सरकार के मामले में, इसने क्या ये नई बहस छेड़ दी है और इसमें क्या नए सिरे से व्याख्या की जरूरत है? मुझे लग रहा है आदित्य मित्तल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। तो चिंतामणि मालवीय जी, आपने सुना। देखिए अभी बाकी लोग क्या कह रहे थे, अगर वो जुड़े तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, नए सिरे से व्याख्या की जरूरत आपको भी महसूस हो रही है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए जी ऐसा हो रहा है, हमारे बनाए हुए कानूनों को जो है वहां पे चुनौती दे दी जाती है। चैलेंज तो कोई भी कर सकता है, वो तो प्रताप भानु जी कह रहे थे कि भाई उसमें सही गलत तो वो चेक होना ही चाहिए। बहुत सारे फैसले आपके पक्ष में आए हैं, आपके बनाए गए कानून पे तो बहुत ज्यादा ऐसी उंगलियां उठी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप विचलित है। तो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या नए सिरे से व्याख्या हो सकती है क्या, जब ये विषय छिड़ ही गया है? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जो संविधान है वो पूर्ण है और उसमें लगभग देश की सारी समस्याओं का समाधान है। अब ये बात हो रही है कि हम उसको कितना लागू कर पाते हैं और जिन शक्तियां उसका अतिरिक्त जो उपयोग कर रहे हैं वो अलग विषय। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है, जहां आवश्यक होता है और उसमें नए संशोधन होना भी चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि हम एक जड़ समाज नहीं है, हम एक प्रगतिशील समाज है। नई चुनौती आती है तो उसके नए समाधान भी आना चाहिए और यही लोकतंत्र की जीवंतता है, यही लोकतंत्र का सातत्य है, उसका प्रवाह है और उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है वो बहुत पूर्ण है, उसमें सारे समाधान दिए गए हैं, तो दोनों के बीच समन्वय के साथ हमको काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। प्रताप भानु जी, आपको लगता है गैर जरूरी आम जन के बीच ये विषय बना है, इसको और तरीके से हैंडल किया जा सकता था? ये मैंने पहले ही कह दिया है कि इसे सार्वजनिक करने का विषय नहीं था, और यदि किसी बात में कोई शंका या दुविधा राष्ट्रपति जी को या उनके ऑफिस को, कार्यालय को थी, तो उसको उसी तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखकर चर्चा करना चाहिए थी। उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का दर्जा देकर 14 पॉइंट का 14 सूत्री एक पत्र बनाकर फिर प्रेस में रिलीज करके वो देना, ये अनावश्यक विवाद पैदा करता है। ये हमारी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रपति जी का पद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हमारी लोकसभा राज्यसभा की बात हो, इन सबका मान सम्मान मर्यादाएं कायम रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के यही आधार स्तंभ है और इसी से भारतवर्ष का लोकतंत्र इन 75-76 वर्षों में बहुत एक मजबूत रूप में दुनिया में स्थापित हुआ है। इनकी मर्यादाओं को, इनके कार्य रूपरेखा को और इन इंस्टीट्यूशन के महत्व को यदि हम घटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के महत्व को ही हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, उनके डायरेक्शन या उनको उसको निर्देश मान रहे हैं, उन्होंने यदि विवेचना करके इंटरप्रिटेशन करके कोई गाइडलाइन या कोई बात कह दी, उसको हम इतने रिएक्ट करें, इतने रिएक्शनरी हमारी सरकार को या राष्ट्रपति जी को नहीं होना चाहिए। उन्हें सब बात को सोच समझकर गंभीरता से अपने तरीके से इसका समाधान निकालना चाहिए। ऐसा को लोकतंत्र में हर चीज का समाधान निकलता है, जैसा हमारे चिंतामणि जी ने कहा कि हम डिबेट करते हैं, हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं और उसका समाधान हो जाता है। यही तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है, यही तो हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। यदि इनको ही हम मेलाफाइड इंटेंशन से देखेंगे, इन्हीं का हम राजनीतिकरण कर देंगे, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, तो फिर तो हो गया जो लोगों को हंसने का मौका। बिल्कुल, तो मौजूदा परिस्थिति से बचना भी चाहिए। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनके अपने अपने एक स्वरूप है और वो स्वरूप जो है वो भारत की इस खूबसूरती को दिखाते हैं।
इसमें अतिक्रमण जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए और ऐसा भाव आना नहीं चाहिए। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय ये था कि जिस तरीके से एक मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट को लेकर राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है, सलाह मांगी है, उसे सलाह के तौर पर देखना चाहिए। उसे अभूतपूर्व इसलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले पर यह सलाह मांगी गई है। कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। संभव है कि आगे वो बड़ी बेंच में जाए और एक जो विस्तृत व्याख्या है वो हो जाए, लेकिन कम से कम वो पद जिन्हें हमारे देश में बहुत सम्मान से देखा जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, उस पर इस तरह के राजनीतिक विमर्श ना ही हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। यार रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।